हाँ हेडिंग लगाइएगा। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। जैसे मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक जगह इनका टेबल लगा लें। हाँ, डोमेन एंड रेंज, इंग्लिश से लिखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ टेक्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज ऑफ टेक्नोमेट्री फंक्शन। आवाज़ आ रही है कि मैं माइक लगाऊं? आ रही है आवाज़? अरे आ रही है ना आवाज़ बेटा? नहीं आ रही है आवाज़? कभी कभी कट जाती है आवाज़। अरे कटने ना पाए भाई फिर। हाँ ज़्यादा वो आप तो कारण बताओ ना, ज़्यादा तेज़ सुनने की आदत पड़ गई तो कुछ कोचिंग में आवाज़ ही ना आती होगी फिर तो। अच्छा सभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब देखें इधर ध्यान से। अच्छा सुने अब आ रही है आवाज़? हाँ अब देखें, त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज। तो टेबल बनाएंगे। फलन मतलब फलन को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। फिर इसका पीरियड मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से व्यक्त करते हैं भाई, ये भी सीख लीजिए। फिर इसके बाद प्रांत का मतलब डोमेन के बाद फिर परिसर मतलब रेंज। हाँ फिर रेंज देखेंगे भाई। अब सुने, देखो क्या मैं बताऊं। पहला फलन क्या होता है? y बराबर साइन एक्स। इसका पीरियड 2। डोमेन, फिर भूल गए, डोमेन माइनस अनंत से प्लस अनंत, अर्थात पूरे आर में फैला होता है। याद है कि नहीं? इसका ग्राफ एक्स अक्ष में पूरे में फैला होता है, नो ब्रेक, कहीं ब्रेक नहीं होता, ये लगातार बनता है। इसका रेंज हाँ -1 से +1। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं y बराबर cos x। कॉपी करें भाई, साथ साथ कॉपी करते जाइए। y बराबर cos x, पीरियड फिर 2 पाई, प्रांत फिर अर्थात cos साइन में कोई फर्क नहीं। इसके बाद मैं y बराबर tan x पे आता हूँ। अब सुनिएगा, ठीक। अच्छा tan x का मतलब क्या होता है? sin x अपान cos x। ध्यान सुनना, sin x अपान cos x। अच्छा tan x को कहाँ कहाँ तकलीफ होगी? जहाँ जहाँ cos x 0 होगा। जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वहाँ वहाँ tan x अनंत होगा। और cos x कहाँ कहाँ 0 होता है? विषम π/2। नहीं समझ में आया? मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। sin x का ग्राफ देखे, sin x का ग्राफ, ठीक। ये क्या बेटा? पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई 4 पाई। तो sin x कहाँ कहाँ 0 होता है? पूर्णांक पाई। अरे कल बताएं कि नहीं बताएं? और cos x कहाँ कहाँ 0 होता है? विषम π/2। इसका मतलब कि ये tan x कहाँ कहाँ अनंत होगा? विषम π/2। अर्थात इसका मतलब इसका पीरियड 2 पाई और इसमें r में से क्या घटता है? याद है आपको? विषम π/2। नहीं आया समझ में? अर्थात ये देखिए tan x अनंत कहाँ कहाँ देता है? जहाँ जहाँ cos x 0 देगा, और cos x इतने इतने में 0 देता है, ये r में से घट जाता है। यही तो डोमेन होता है। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है? tan x की, tan x की रेंज का मतलब रेंज कैसे देखते हैं? हाँ y अक्ष में प्रसार, और पंखी देखते हैं तो पूरे में बनी होती है, इसलिए रेंज क्या होती है? कैपिटल आर। पढ़ के नहीं आते आप लोग? अच्छा पढ़ के यदि आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा अगले फलन पे आते हैं। y बराबर साइन का उल्टा cos x। बताओ इसका पीरियड बताओ। 2 पाई, ठीक। अच्छा cos x का मतलब? अरे cos x का मतलब हाँ इधर देख लेते रफ कार। cos x का मतलब 1/sin x। sin x कहाँ कहाँ 0 होता है? पूर्णांक पाई। ऐसा बोला करो, sin x कहाँ 0 होता है? पूर्णांक पाई। cos x कहाँ 0 होता है? विषम π/2। इसका मतलब कि cos x को दर्द है पूर्णांक पाई में, अर्थात इसका डोमेन r में से पूर्णांक पाई का मतलब n पाई। नहीं है समझ? आ गया। अच्छा इसकी रेंज बताओ। तो रेंज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है cos x का। cos x की आप कटोरा देखते हैं, एक ऊपर बनता है एक नीचे। तो नीचे वाला कटोरा आप बात समझ गए होंगे, वो -1 को टच करके नीचे बनता है। अर्थात ये क्या चलता है? माइनस अनंत से -1 तक यूनियन, +1 से अनंत तक। या फिर इसको क्या लिखते हैं? r में से क्या हटा देते हैं?
-1 प्लस है, याद है? भूल गया? याद है। ये सब मैं ग्राफ बता चुका हूँ, आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड बताओ। 2 पाई सेक एक्स का क्या पीरियड? 2 पाई। अच्छा, सेक एक्स का मतलब क्या होता है? इधर सुने, सेक एक्स का मतलब 1/, कास एक्स। सेक एक्स कहाँ कहाँ अनंत होता है? जहाँ जहाँ कास एक्स 0। कास एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है? विषम π/2 में। तो इसका डोमेन बनता है 2n+1 विषम π/2। रेंज इसकी सेम होती है, सेम रेंज होती है। लिख दूँ बेटा छोटा वाला, सेक और कासेक की रेंज सेम होती है। एक फंक्शन कौन बचा? एक फंक्शन कौन बचा? कॉट एक्स। हाँ, अगले फंक्शन पे आ जाता हूँ, y बराबर कॉट एक्स। पीरियड बताओ। पाई। ठीक। काट का क्या? काट एक्स का मतलब कास एक्स अपान साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ 0? n पाई पूर्णांक पाई अर्थात r माइनस n पाई। अच्छा, इसकी जो पंक्ति होती है पूरे r में फैली होती है, पूरे रियल नंबर लेता है। समझ आ गया? अब देखो कुछ नोट लिखेंगे, नोट। ये समझ में आया कि फिर समझाओ? ये तो बता चुका हूँ ना बेटा ग्राफ में। ये ग्राफ में दूर दूर लिखे थे। अच्छा, मेरा उद्देश्य क्या था कि ग्राफ में दूर दूर लिखा था सारी चीज़ें, तो हम सोचते एक टेबल बना देते हैं इसका टेबल बनाने से ये चीज़ें आपको एक साथ दिखने लगे। एक साथ दिखने लगेंगी तो याद जल्दी हो, इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि इनको एक साथ भर दिया जाए एक जगह। चलिए नोट लिखना शुरू करें। नोट नंबर 1 मैं क्या बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा आपको लिखना। ध्यान से, अब लिखना नहीं। देखो ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। तो ग्राफ देखते ही तुरंत पहचान जाओ किसका ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? कास एक्स का। क्लियर? ठीक। और जब ऐसे पंखी चढ़े, याद है आपको? ऐसे पंखी चढ़े, ऐसे tan एक्स का, और पंखी उतरे तो cot एक्स का। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, ये साइन एक्स का ग्राफ एक सच को काट रहा है क्या? किसी भी त्रिकोणमिति का फलन का ग्राफ, किसी भी त्रिकोणमिति फलन का ग्राफ एक सच को जहां जहां पर काटता है वहां वहां उसका मान 0 होता है। अभी नहीं समझे? लिख लीजिए त्रिकोणमिति फलन। ये ग्राफ नहीं बनाना आपको, ग्राफ नहीं बनाना, मैं समझा रहा था। त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन का ग्राफ, त्रिकोणमिति फलन कौन था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां जहां पर काटता है, एक्स अक्ष को जहां जहां पर काटता है, एक्स अक्ष को जहां जहां पर काटता है वहां वहां त्रिकोणमिति फलन का मान 0 होता है। वहां वहां त्रिकोणमिति फलन का मान 0 होता है। वहां त्रिकोणमिति फलन का मान 0 होता है। वहां त्रिकोणमिति फलन का मान 0 होता है। बात समझ में आ गया? अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल एक लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, साइन थीटा बराबर, सुना, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए। हाँ लिखो क्वेश्चन। आप ये बैठ क्यों जाते हैं आप? मतलब तुरंत लिखना, कॉपी कर लिया करो। यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब ये भी सुनिए, देखो साइन थीटा का उत्तर कितना है? 0। तो साइन थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है? पूर्णांक पाई पे। नहीं आया समझ? इसका मतलब ये कह रहा है कि मुझे ग्राफ बनाओ और मैं कहाँ कहाँ 0 होता हूँ। जरा देखिए, पाई के बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो मैं इसको कहाँ तक लिखूंगा? 0 में 0 देखो, फिर पाई में, फिर 2 पाई में, 3 पाई में, 4 पाई में। समझ में आ गया? एंड सो ऑन। तो उसी तरह की फील आती है जैसे घर में कोई शादी का कार्यक्रम है और सभी परिवार वालों को कार्ड में नाम नहीं लिखाया जाता। बोलो, तो कहाँ तक नाम लिखूंगा? इतना बड़ा परिवार है, किसी का नाम नहीं लिखूंगा वो नाराज हो जाएगा। वो कहेगा मैं आपके निमंत्रण नहीं जाऊंगा, आपने मेरा नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब थीटा के कितने मान? अनंत मान।
क्योंकि अनंत मान क्यों? क्योंकि ये ग्राफ हर 2 पाई के बाद रिपीट होगा, और जहां जहां एक्स अक्ष को काटेगा आगे पीछे वहां वहां उत्तर 0। इसलिए दुनिया वाले इनको यन में आंसर देने लगे कि एक नाम लिखो भाई, कोई बुरा ना मानो, सबका परदादा का दादा लिख देते हैं कार्ड में, जिसके अंदर सब समाहित हैं। इसका मतलब जब भी साइन थीटा बराबर 0 हो तब तब आपको नजर आ जाए पूर्णांक पाई। पूर्णांक पाई बोले तो अरे पगलो एन पाई नहीं आया समझ, तो थीटा बराबर क्या आ गया? एन पाई, जहाँ एन किसको बिलोंग करता है? पूर्णांक संख्या को। अब जरा दिमाग लगे, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इधर देखना, ये ग्राफ बनाया, मैं ग्राफ बनाया, पीछे की तरफ भी बना रहा हूँ, ठीक? बोलो ये क्या है? ये पीछे माइनस पाई, ये देखो यहाँ एन की जगह 0 रखूँगा, क्योंकि एन की जगह 0 तो थीटा बराबर 0 आ गया। एन की जगह 1 रखूँगा तो पाई, 2 रखूँगा तो 2 पाई, -1 रखूँगा तो क्या पूरी गंगा जमुना सरस्वती इसी के अंदर समाहित नहीं? बात खत्म। इसका मतलब जब भी साइन थीटा बराबर 0 लिखो तब दुनिया वालों को उत्तर क्या देंगे? थीटा बराबर एन पाई। और कोई पूछे इसके एन पाई अनंत उत्तर क्यों आ गए, तो बताना है कि इसका आवर्तकाल क्या है? 2 पाई। आवर्तकाल के कारण से अनंत उत्तर देता है, क्योंकि ग्राफ बंद बनना मतलब इसका ग्राफ जो बनता है ना वो कभी बंद ही नहीं होता, वो बनता ही रहता है, बनेगा। पीरियोडिक फंक्शन है, यदि पीरियोडिक है तो ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा, जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ वहाँ 0। अब बेटा सीन समझ में आ गया सर? अगला क्वेश्चन बताते हैं। यदि कास थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं। अब देखो कास थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है? विषम पाई बाई 2। बहुत अच्छा, कहाँ? इसका मतलब tan थीटा कास थीटा बराबर विषम, विषम का मतलब 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो थीटा बराबर क्या आ गया बेटा? 2n+1 पाई बाई 2। अब कहो तो इसके सीन दिखा दो, जहाँ n बिलोंग इंटीजर। चलिए इसकी सीन देखिए। अब देखो यदि ग्राफ ना बनाए होते तो आपकी मौत तय थी पढ़ाई में। अरे ग्राफ ना बनाए होते तो बन जाता क्या है सभी? बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने मना किया क्या आज बोलने के लिए? शायद किसी ने मना किया हो। क्या सर से नहीं बोलना? नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊंगा भाई। लिख गया? देखो अब इसकी सीन देख लें। एक दिन आयन तुम क्या कह रहे थे? हम इंस्टाग्राम में क्या देखते हैं? रील देखते हैं, रील। चलो इसकी रील दिखाते हैं, कभी कभी इसकी भी रील देखा लो। हाँ भाई, आज से सीन बोलना बंद, रील आ गया। हाँ, रील छोटी सी रील होती है जो छोटा सा वीडियो चलता है 10-12 सेकंड का। अच्छा जरा दिमाग लगाना, ये इसकी फ़ोटो आती है, क्लियर हो? और पहली बार ये पाई बाई 2 पर काटता है, फिर ये 3 पाई बाई 2 पर काटता है, फिर ये दिख गया कि पाई बाई 2 तो सब में लगा है, पीछे 1 का गुणा यहाँ, 3 का यहाँ पे। तो ग्राफ एक्स अक्ष को विषम पाई बाई 2 पर काटता है। अब विषम का नाम आज से 2n+1 नहीं आया समझ। यदि n की जगह यहाँ 0 पटकूंगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो 3 पाई बाई 2, 2 रखूंगा 5 पाई बाई 2, माइनस का यूज करूंगा तो पीछे ग्राफ कटने लगेगा। क्लियर हो? इसका मतलब जब भी साइन थीटा बराबर 0 लिखा हो तो तुरंत सोच जाए थीटा बराबर n पाई। एक भी समय ना ले भाई, दिमाग एक भी आएंगे ना हो। साइन थीटा बराबर 0 लिखा हो, थीटा बराबर n पाई। कास थीटा बराबर 0 लिखा हो, थीटा बराबर विषम पाई। ऐसे भी लिख दूं क्या? थीटा बराबर विषम, लिख दीजिए, नहीं फिर याद नहीं रहेगा आपको। विषम पाई बाई 2। हाँ चलो अगला देते हैं भाई। बोलो। हाँ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि tan थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं। यदि tan थीटा बराबर 0 लिखेंगे, यदि tan थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं। सुनना, अब मुझे बताइए tan थीटा कहाँ कहाँ 0 होगा? अच्छा इधर देख लेते हैं। हाँ एक मिनट। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन, यदि साइन थीटा 0 हो गया तो ऑलरेडी tan थीटा 0 नहीं हो गया? इसका मतलब tan थीटा वहाँ 0 होगा जहाँ जहाँ, और साइन थीटा पूर्णांक पाई पे 0 होता है। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब tan थीटा कहाँ 0 होता है? पूर्णांक पाई पे। अब पूर्णांक पाई बोले तो
पूर्णांक पाई बोले तो इंटीजर पाई बोले तो एन पाई, नहीं है समझ में? इसका मतलब थीटा भाव क्या है एन पाई, जहाँ एन मिलान जेड। अब भी नहीं समझ में? हेडिंग बना ले आगे की। अच्छा यदि जेड नहीं लिखे ना तो आप बहुत बड़ा पाप कर डाले, 10 बार गंगा नहाने जाएंगे पाप नहीं धुलेगा। कारण क्योंकि इसके थीटा के तो अनंत मान है ना, अनंत मान कौन देगा? जेड, पूर्णांक संख्या। यहाँ 1 रखूंगा तो 1 पाई आएगा, 2 रखूंगा 2 पाई, 3 रखूंगा 3 पाई। तो यन को तो शो करना पड़ेगा ना कि यन क्या है, यन इंटीजर है और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जीरो कुछ भी हो सकता है। अच्छा हेडिंग बनाएंगे त्रिकोणमितीय समीकरण, बता रहा हूँ हेडिंग लगाना है। अगला टॉपिक है इसका, मतलब नया कॉन्सेप्ट आ गया, त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, इंग्लिश में टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखना भैया, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगो TRIGO, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ भाई स्पेलिंग गलत लिखी हो तो देख लीजिएगा, हाँ हो सकता है भाई। हाँ ये है क्या जरा सुनिए। अब बिल्कुल साधारण सी सीन है इसकी, एकदम से सरल है, आप बिल्कुल सीरियस मन से लीजिएगा, देखिए कितना मजा आएगी पढ़ने में, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपको ASTC का ज्ञान अच्छा हो गया, फार्मूले आपको मैंने सिखा चुका, ग्राफ सिखा चुके, डोमेन रेंज आपको पता है, तो सब कुछ होता है। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, किसी ने कहा कि साइन थीटा बराबर 3/4 को हल करिए, तो आप मना कर दोगे? हल करने का मतलब थीटा का तो मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे? क्योंकि साइन थीटा की रेंज हाँ 1 से ज़्यादा दे दिए तो हल कैसे हो गए? इसीलिए ग्राफ से हम सीखते हैं। अब जरा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप कक्षा 6 में बीजगणित पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर देते हैं 6, 7, 8 में, और x जुड़ के 2x होने लगते हैं। अरे भूल गए? अच्छा छोटी कक्षाओं में एक बात क्या पढ़ें भाई, कनेक्ट रहना थोड़ा सा, क्योंकि जो छोटी कक्षाओं की पढ़ाई है वो भी लिंकेड है कहीं ना कहीं। अच्छा दिमाग लगाइएगा, छोटी कक्षाओं में हम पढ़े क्या है कि x² या x+2 लिखा है कहीं, तो ये बेटा है क्या? बीजीय व्यंजक है, समझ गए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या पढ़ते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस दिन ये x+2 = 0 आने लगा उस दिन इसको बोलने लगे बीजीय समीकरण। अर्थात समीकरण में दोनों पक्ष होना जरूरी होता है, बराबर 0 कोई जरूरी नहीं, वहाँ 3, 4, 5 लगा दो तो भी चलेगा। इसका मतलब कि जिस दिन बीच में बराबर का चिन्ह लग जाता है तो जो बीजीय व्यंजक है वो बीजीय समीकरण बन जाता है, और जिस दिन बीजीय व्यंजक को y के बराबर हम लोग लिख देते हैं उस दिन क्या है? फलन है। सपोज उसी तरह यदि कहीं साइन थीटा लिखा हो तो त्रिकोणमितीय व्यंजक है, नहीं खोपड़ी खुली। और यदि साइन थीटा बराबर 1, 2, 3 दोनों पक्ष दे दे तो त्रिकोणमितीय समीकरण है। यदि y बराबर साइन थीटा लिख दे तो तुरंत समझ जाने त्रिकोणमितीय फलन। अब भी नहीं क्लिक किया, आ गया समझ? इसका मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या? अर्थात जिस तरह हम छोटी कक्षाओं में या 6, 7, 8, 9, 10 में x² = 4 तो x² +-2 रखते थे, बोले। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या था? अरे इस इक्वेशन में, समीकरण में चर राशि क्या थी? अरे इस समीकरण में चर राशि क्या थी? अरे यार फालतू चिल्लाते रहते हो मुझसे, x बोलो ना सीधा सीधा। आपको चर राशि की समझ नहीं है क्या? चर का मतलब आप चढ़ने लगे, ये क्या आ गया? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समीकरण सपोज दैट लिखा है x² + 2x + 5 = 0 लिखा है। ये कौन सा समीकरण है? बीजगणितीय समीकरण। मतलब द्विघात तो है लेकिन बीजगणितीय, क्योंकि x, y, z जो होती हैं बीजगणितीय संख्या होती हैं। इसमें चर राशि क्या है? x है। यदि चर राशि के स्थान पर कोई टेक्नोमेट्री पद डाल दूं, त्रिकोणमितीय पद, टेक्नोमेट्री टर्म डाल दूं, अर्थात sin² थीटा, अर्थात मैं x की जगह sin थीटा डाल दिया, अब भी नहीं समझा, +2 sin थीटा प्लस, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है और ये TE है। TE का मतलब टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या समझ में आ गया? इसका मतलब यदि किसी समीकरण में चर राशि के स्थान पर त्रिकोणमितीय पद लिखे हों, चर राशि के स्थान पर त्रिकोणमितीय पद लिख दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं, जिनकी फोटो कुछ ऐसी होती है। ऐसे लिखा है sin थीटा = 1, sin² थीटा +2 sin थीटा, मेरी बात समझ रहे हो? +3 = 0, tan थीटा = 1, √3, और कुछ लिख सकते हैं tan² थीटा
प्लस टेन थीटा बराबर 0, कास थीटा √3/2, शेष 1 समझ गए होंगे। जरा ध्यान से सुनें, इसका मतलब कौन से समीकरण है? त्रिकोणमिति समीकरण। क्यों त्रिकोणमिति समीकरण? हाँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पद आ गए। बात समझ आ गया? अर्थात ये कौन सा समीकरण है? बीजगणितीय। इस बीजगणितीय समीकरण में x क्या है? x की जगह क्या डाल दिए? त्रिकोणमिति पद डाल दिए। त्रिकोणमिति पद डाले से तो कौन सा समीकरण बन गया? त्रिकोणमिति समीकरण। अब भी नहीं समझा? जैसे x बराबर 5 लिखा है तो बीजगणितीय समीकरण, x की जगह cos थीटा डाल दिया तो ये बीजगणितीय त्रिकोणमिति समीकरण बन गया। इसका मतलब यदि किसी समीकरण में चर राशि के स्थान पर त्रिकोणमिति पद रख दिया जाए तो वह समीकरण त्रिकोणमिति समीकरण कहलाते। चलिए लिखना शुरू करें। वह समीकरण जिसमें चर राशि के स्थान पर वह समीकरण जिसमें वेरिएबल, वह समीकरण जिसमें चर राशि के स्थान पर त्रिकोणमिति पद लिख दिए जाएं, 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 लिख दिए जाएं तो उन समीकरणों को त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। तो उन समीकरणों को त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। अच्छा मेरी तरफ देखिए सब लोग, थोड़ा सा मेरी तरफ देखो, मैं आपकी फोटो खींचने वाला। ये सब कुछ ना याद करो, मैं आपको बताऊँ सीधा सीधा, जिसमें त्रिकोणमिति वाले आदमी दिख जाएं। समझ नहीं आए? एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति वाले पद दिख जाएं, पद का मतलब टर्म दिख जाए, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। लिख लीजिए लाइन छोड़। एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति पद उपस्थित हो, 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 उन्हें त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। उन्हें त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति पद उपस्थित हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति पद उपस्थित हो, उन्हें त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने कॉपी करिए, यहाँ पे बोर्ड देखिए, एग्जाम्पल सारे लिख डालिए। रोमन संख्या में नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ एक कॉपी हो गया? हाँ कर लीजिए आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। चीज़ें समझ में आए लेकिन थोड़ा सा स्पीड भी बनाना है भाई अपने, क्योंकि हम लोगों का विशेष टारगेट है 25-26 फरवरी तक कोर्स ख़त्म हो जाए। इससे ऊपर नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं जा सकता कोर्स, चाहे जैसे करना पड़े भाई। तैयार हो आप लोग? अब सुने, क्या जितने भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं क्या उसमें त्रिकोणमिति नहीं है? इसलिए कौन से समीकरण है? त्रिकोणमिति समीकरण। बात खत्म। बात समझ नहीं है तो मैं अगली हेडिंग लगा दूं। अब लिखेंगे अगली हेडिंग, त्रिकोणमिति समीकरण हल करने का अर्थ, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। ठीक, अगली हेडिंग बनाना है त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का अर्थ। ठीक है भाई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने की मीनिंग क्या होगी? अच्छा जरा सुने, ठीक है भाई, मतलब इसकी मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने की मीनिंग क्या होती है। अच्छा जरा एक समझ में आ गया आपको? हाँ महसूस हो गया ना? अच्छा जरा दिमाग लगे, इधर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत आपको अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुन लेंगे। अच्छा साइन थीटा बराबर मैंने जैसे 1 लिखा तो हल करने का मतलब होता है थीटा का मान निकालना, बस वही चीज़ समझना। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, जिस दिन मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इस दिन मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाया, इधर देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक, तो ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे ऊंचाई, अरे ऊंचाई बोल रहा हूँ 1, तो कितने में ऊंचाई 1?
यही डोमेन तो थीटा है, अर्थात एक उत्तर कितना है π/2। अगला उत्तर फिर देगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जो बीच का अंतर होगा 2π होगा, तो 2π इसमें जोड़ूंगा तो, अरे 2π इसमें जोड़ूंगा तो 2 2 4 5 π/2 सान बैठो। फिर इसके बाद अगली ऊंचाई मिलेगी 7π/2। तो क्या ये आगे जाता रहेगा, बार बार ऊंचाई मिलेगी, अर्थात थीटा के कितने उत्तर, अनंत उत्तर। नहीं समझ में? तो साइन थीटा बराबर 1 का मतलब थीटा बराबर कितना आया π/2, π/2 के बाद 5π/2, आगे 7π/2, फिर नहीं 5 के बाद 2 2 का अंतर है, फिर 9π/2। अरे 9 आएगा ना, इसमें 2 जोड़ेगा, 2 2 4, नहीं 9 क्यों आ गया, कुछ गलत हुआ क्या है, ये देखो। हाँ, ये 5π/2 में 2π जुड़ेगा तो 2 2 4, 9π/2 सही। 9π/2 में 2π जुड़ेगा, सुनना, तो 2 2 4 4 9 4 13π/2 एंड सो ऑन। अब ये लिखना नहीं भाई, अरे आपको समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया समझ में? इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा के कितने उत्तर, अनंत उत्तर। क्यों उत्तर, क्योंकि इसका आवर्तकाल 2π, तो आवर्तकाल के कारण से कितने उत्तर देता है, अनंत उत्तर देता है। इसका मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का मतलब क्या है कि समीकरण में उपस्थित त्रिकोणमितीय पद के कोण का मान ज्ञात। अब किसी ने कहा कि जैसे भैया आप ध्यान से सुनना भैया, बेटा जो समझना है मुझसे जल्दी से डिस्कस कर लिया करो, कुछ समझ में नहीं आया क्या, नहीं कुछ तो लफड़ा है यार, बताओ ना जल्दी से। अरे यार देखता हूँ नहीं आ रहा क्या 7π/2। अरे रुक जाओ यार, अब फिर वही बात जबरदस्ती वाले। यहाँ पहले मान बताओ π/2, π/2 में अगली ऊंचाई मिलेगी 2π चक्कर में, एक चक्कर बाद रिपीट होता है मान, अर्थात π/2 में कितना जुड़ा 2π, तो 2 2 4, मतलब 4 1 5π/2, यहाँ 5π/2 आ गया। अब किस में जोड़ना है, हाँ ये गलत है, 7π/2 आ ही नहीं रहा, ठीक। 5π/2 में कितना जोड़ना है 2π, तो 5 4 9, वो आ ही नहीं रहा, तो कैसे होगा 9π/2, 4 4 के अंदर में आ रहा है, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21π/2। वो कहाँ से समझ में आएगा जो गलत भरा। अब सुनिए, देखो जैसे अब किसी ने सपोज दैट कहा कि sin x बराबर 1/√2, तो अब आप रटे हो, जैसे भैया कहेगा कि वहाँ थीटा लिखा था x से, तो वहाँ थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ एक्चुअल में जो टेक्नोमेट्री टर्म है, जो फंक्शन है, उसका कोण चाहिए, कोण का मतलब डोमेन चाहिए। अब भी नहीं समझ, और डोमेन हमेशा एक सच में चलता है। तो बताओ यहाँ से x बराबर कितना आएगा, पहला उत्तर π/4, अरे पहला उत्तर π/4, अगला उत्तर, अरे एंड सो ऑन। आप समझ जाओगे ना इसको, ठीक है, तो समझ तो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब कि थीटा के कितने उत्तर, अनंत। कोई पूछे क्यों अनंत, आवर्तकाल के कारण, आवर्तकाल के कारण, अर्थात त्रिकोणमितीय फलनों में आवर्तकाल के कारण त्रिकोणमितीय फलन के कोण का उत्तर अनंत बार आता है, क्योंकि इसका आवर्तकाल होता है, क्योंकि रिपीट होते हैं तो बार बार वही उत्तर देके जाते हैं, बार बार वही ऊंचाई मिलेगी सब जगह। ये बात तो आपको खोपड़ी में आ गई कि नहीं आ गई। तो समीकरण हल करने का मतलब क्या है थीटा का, तो समीकरण हल करने के एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिकोणमितीय, जरा सुन लीजिए, त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का अर्थ है समीकरण में उपस्थित त्रिकोणमितीय पद के कोण का मान ज्ञात करना। थीटा नहीं बोलते हम, कोण बोले दे रहे हैं, क्योंकि कभी अल्फा लिख देगा, कभी बीटा लिख देगा, कभी एक्स लिख देगा, कभी वाई लिख देगा, तो आप कहोगे थीटा का मान ज्ञात कर रहे हो। समझ में आ गया, लिखो। त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का अर्थ है, त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का अर्थ है, त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का अर्थ है समीकरण में उपस्थित, त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का अर्थ है, हल करने का अर्थ है, हल करने का अर्थ है, इसको भी हटा दे रहा हूं, फिर लिख दूंगा दोबारा। हल करने का अर्थ है समीकरण में उपस्थित त्रिकोणमितीय पद के कोण का मान ज्ञात करना। समीकरण में उपस्थित त्रिकोणमितीय पद के कोण का मान ज्ञात करना। समीकरण में उपस्थित त्रिकोणमितीय पद के कोण का मान ज्ञात करना। समीकरण में उपस्थित त्रिकोणमितीय पद के कोण का मान ज्ञात करना। जैसे लिखो, जैसे साइन थीटा बराबर 1 को हल करने का अर्थ है, को हल करने का
करने का अर्थ है, नहीं है समझे, हल करने का अर्थ है थीटा का मान ज्ञात करना। बेटा ये बात समझ में आ रही, मान ज्ञात करना नहीं है समझ। अब देखो, अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 1 को हल करें, हल करें तो थीटा हुआ कितना आगे बेटा π/2, π/2 के बाद 5π/2, फिर 9π/2, 4 के अंतर में आता है, फिर 11π/2, फिर 13π/2 के बाद 17π/2 एंड सो ऑन। चलो बहुत है इतना, क्या 21 बोलने से कोई मतलब। हाँ लिखिए, ये बात आपको समझ में नहीं आई क्या? हाँ, मैं थोड़ा सा स्याही डालूं। देखिए इधर साइन थीटा बराबर 1 को हल करने का मतलब, पहली बार थीटा π/2 में ऊंचाई 1 होती है, फिर हर 2π बाद ऊंचाई रिपीट कर देगा। बात समझ में आ गया? ग्राफ में जहां जहां ऊंचाई 1 होगी वहां वहां थीटा अपना उत्तर देना शुरू करेगा, यही तो मतलब होता है। ठीक, तो इसका मतलब नोट मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं कुछ अब इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ लिखूंगा और बहुत सीरियस होकर सुनना। नोट नंबर 1 क्या है, त्रिकोणमिति फलनों के, ध्यान से सुनना, त्रिकोणमिति फलनों के आवर्त काल के कारण, आवर्त चाहे देखो cos थीटा का फंक्शन हो, tan का हो, किसी का भी फंक्शन हो, थीटा के बहुत सारे उत्तर आएंगे, उत्तर नहीं आएगा, नहीं आएगा, अनंत उत्तर आएंगे। इसका मतलब त्रिकोणमिति फलनों के आवर्त काल के कारण, आवर्त काल के कारण थीटा के मान के, थीटा के अनंत मान आते हैं, मतलब थीटा के अनंत हल आते हैं। लिखो नोट नंबर 1 में, त्रिकोणमिति फलनों के आवर्त काल के कारण, त्रिकोणमिति फलनों के आवर्त काल के कारण, आवर्त काल के कारण, आवर्त काल के कारण, आवर्त काल के कारण थीटा के कारण थीटा के अनंत हल होते हैं, होते हैं। हाँ दूसरे नंबर में क्या लिखना है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय समीकरण के हल 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके सलूशन 2 प्रकार के होंगे। इधर देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण के हल 2 प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य हल, सुनिएगा बताता हूँ, मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। दूसरे नंबर में व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। हाँ भाई देख लीजिएगा कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। देखिए इधर, अब सुनो इसका मतलब क्या है, सीधा सा फंडा है, आपके कोर्स में दोनों तरह की बातें करेगा। त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं इतना बता दो जल्दी से, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म भरे हो। हल करने का मतलब थीटा का मतलब उसके एंगल का मान ज्ञात करना। हल करने के 2 तरीके होते हैं, एक होगा मुख्य हल, एक होगा व्यापक हल। तो मुख्य हल क्या है जरा दिमाग लगाइएगा, तो नीचे हेडिंग लगाएंगे, तीसरे नंबर में मैं लिख रहा हूँ, तीसरे नंबर में ध्यान से सुनना, बताओ अभी मैं लिखाई दे रहा हूँ फिर समझाता हूँ। यदि थीटा का मान 0 से 2π तक हो तो थीटा के मुख्य हल बोलते हैं।
तो थीटा के मुख्य मान होते हैं। अभी समझो, यदि थीटा का मान 0 से 2 पाई तक हो तो थीटा के मुख्य मान होते हैं। यदि थीटा का मान पूर्णांक मतलब इंटेजर n के पदों में हो तो थीटा का व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल कहलाता है। ये क्या, इसकी सीने भी समझाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, लिख पढ़ लीजिए, बस लिख पढ़ लीजिए। अभी उदाहरण देता हूँ, एक बार में आपको एक शॉट में समझ में आएगा कि क्या तमाशा चल रहा है ये। लिख गया? नहीं आया समझ में? अब समझाता हूँ ना, लिख गया कि नहीं? अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कोई कह दे, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, यदि थीटा के उत्तर 0 से कहाँ तक दें? 2 पाई तक केवल उत्तर दें। 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, 0 भी सम्मिलित है 2 पाई तक, तो उत्तर दें थीटा का, तो मुख्य मान है। और यदि पूरा खुला खेल छोड़ दें, पूरे ग्राफ में देखें, तो ये कौन सा है? तो पूरे ग्राफ का देखने का मतलब आप इंटीजर में दोगे, n में दोगे आंसर। बताओ, समझिएगा, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 1, नहीं 0 समझता, यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा के मुख्य हल बताएं। लिखो क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा के मुख्य हल बताइए। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, हाँ देखना, ध्यान से देखना। साइन थीटा बराबर गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास? अरे गिवन इक्वेशन समीकरण क्या है? साइन थीटा और 0। तो थीटा का किसका कौन सा मान पूछ रहा है? मुख्य हल। मुख्य हल का मतलब उत्तर कहाँ से कहाँ तक देना है? 0 से 2 पाई तक। एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये बन गया ग्राफ, ये यहाँ पे बताओ पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 0। अब बताइए साइन थीटा का उत्तर कहाँ कहाँ 0 होता है? जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। तो थीटा बराबर कितना आया? 0 पाई 2 पाई। और आगे की दुकान बंद कर दूंगा। क्यों बंद कर दूंगा? क्योंकि कौन हल पूछ रहा है? मुख्य हल। मुख्य हल का मतलब 0 से 2 पाई तक कहाँ कहाँ ग्राफ काट रहा है, बस। अब भी नहीं समझा? तो जब भी मुख्य मान पूछे तो उत्तर देना है 0 से 2 पाई तक, आगे देने नहीं। अब भी नहीं समझा? ये ग्राफ बना लीजिए, ये आंसर लिख लीजिए। आगे समझ के फिर समझाओ, आगे समझ। अब आप समझोगे कि ग्राफ का कितना मजा है, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। हाँ जल्दी करिए, तो कि आगे मुझे क्वेश्चन भी, अभी थ्योरी आगे और बतानी ना, बैच बराबर रहे बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। अब ध्यान सुनना, यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का व्यापक हल ज्ञात करें। जरा सुनिए, तो गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास? साइन थीटा, इधर देखिए साइन थीटा बराबर 0। अब क्या कह रहा है कि पूरे ग्राफ में अब कहाँ कहाँ 0 दे रहा है? अरे मतलब ये कह रहा है कि अब पूरे ग्राफ में, पूरे रियल नंबर में ग्राफ में अब कहाँ कहाँ 0 दे रहा है। तो साइन कहाँ कहाँ 0 देता है? पूर्णांक पाई, नहीं आया समझ? तो जब भी उत्तर किसके पदों में दें? n के पदों में, तो समझ जाना कि जनरल सोल्यूशन। नहीं समझ में? और जब उत्तर किसके पदों में दे? 0 से 2 पाई तक। तो बताओ साइन थीटा बराबर 0, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा बराबर साइन n पाई। बोलो, तो थीटा बराबर n पाई। n क्या है? समझ गए? हाँ अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हुए इस दोनों लाइन को पढ़ें। इधर देखें, यदि थीटा का मान 0 से 2 पाई तक हो तो थीटा के मुख्य मान होते हैं। और यदि थीटा का मान पूर्णांक n के पदों में आए, देखो पूर्णांक n के पदों में, तो ये व्यापक हल होते हैं। अब भी नहीं समझा? चलिए अगली हेडिंग बनाते हैं। अगली हेडिंग बनाइएगा, त्रिकोणमितीय समीकरण
हल करने के नियम। क्या क्या रूल होते हैं इनको सॉल्व करने के, वो मैं समझा रहा हूँ। अब सुनिए, ये नहीं लिख पाए थे क्या? ये सबका कॉपी हो गया था भाई? अगली हेडिंग लगा लिए थे सब लोग? अगली हेडिंग लगाइए जल्दी से, त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने के नियम। अब सुनिए क्या क्या नियम है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से बस सुनिएगा तो मजा आएगी। जरा सुने। जैसे सपोज दैट किसी ने कहा कि साइन थीटा बराबर 1/2 को हल करो, ठीक। तो पहला इसका नियम क्या है, यहाँ क्या लिखा है साइन, यहाँ क्या लिखा है 1/2। तो हल करने का मतलब थीटा का मान। तो बोलेगा आपसे कि व्यापक हल ज्ञात करो या मुख्य हल ज्ञात करो। यदि मुख्य बोलेगा तो साइन थीटा का उत्तर 0 से 2 पाई तक कहाँ कहाँ 1/2 होता है वो मैं बता दूंगा। यदि व्यापक हल बोलेगा तो उत्तर फिर n के पदों में दूंगा, वो मैं आता हूँ। तो अब मैं व्यापक हल की बात कर रहा हूँ, ना कि मुख्य हल की। मुख्य हल बोलेगा तो छोटी सी बात है, बात समझ में आ गया? अरे नहीं समझा? अरे कक्षा 10 में पढ़ते तो साइन थीटा बराबर 0 लिखा होता या 1 लिखा होता, तो मेरे लिए एक ही उत्तर होता π/2, क्योंकि हम इतना ही तो जानते थे 10 में। लेकिन अब तो मैं बहुत जानता हूँ। अच्छा, साइन थीटा बराबर 1 जब मुख्य हल बोलेगा तो 0 से 2 पाई के बीच देखूंगा कहाँ कहाँ ऊंचाई 1 है। जब खुला खेल छोड़ देगा तो मैं पूरे में देखूंगा कि कहाँ कहाँ ऊंचाई 1 दे रहा है। अब भी नहीं समझ में आ गए होगा? अब आपको महसूस हो रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। इसका मतलब पहला पढ़ना, बेटा दरवाज़ा बंद कर दो थोड़ा सा, क्योंकि पीछे रमाड़ बैठी है ना, तो कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है। अच्छा सुनिए, पहला काम क्या होता है कि इधर की तरफ का जो फंक्शन होगा, वो आपकी आंखें देख रही होंगी। बहुत साधारण सा शब्द बोला हूँ कि इधर क्या लिखा है वो आपकी आंखें देख लेंगी। क्या लिखा है? साइन। तो ये इधर जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, यदि लेफ्ट में साइन लिखा है तो राइट में भी साइन लिखेंगे आप। इसका मतलब 1/2 मैं देखूंगा कि 1/2 0 से 2 पाई के बीच में, अर्थात मुख्य मान कहाँ बैलेंस करता है, तो साइन तीसंस पे। आपको अजीब लगा क्या? सबसे पहले वैल्यू कहाँ मिलती है? साइन तीसंस में। 1/2 ऊंचाई तो बहुत जगह मिलेगी, लेकिन इधर मुख्य मान भरना है, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन भरना, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ बैलेंस होता है। इसका मतलब पहला फंडा क्या है कि इधर साइन है तो इधर भी साइन बनाना है। समझा गया? जैसे ये साइन थीटा लिखा होता और ये 1/2 cos 60 लिख देता, cos 60 की वैल्यू भी तो 1/2 होती, लेकिन ये हल, अर्थात दोनों तरफ बराबर रूप के त्रिकोणमितीय पद बनाना है। सपोज दैट यदि tan थीटा लिखा है, tan थीटा बराबर 1 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? बहुत अच्छा, tan π/4। समझ आ गया? जैसे लिखा है cos थीटा बराबर 1/√2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? cos 45 अंश। समझ में आ गया? इसका मतलब दोनों तरफ के बराबर त्रिकोणमितीय पद बनाएंगे, जिसके 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, दूसरा रूप होता है cos थीटा बराबर cos अल्फा, तीसरा tan थीटा और tan अल्फा। अरे अभी भी आपके खोपड़ी में नहीं आया? यदि ये tan थीटा बराबर 1 लिखा होता तो इसको tan अल्फा बनाता। इसका मतलब दोनों तरफ साइन साइन बना लेंगे, दोनों तरफ कास कास है, दोनों तरफ एक तरफ दिया होगा, एक तरफ बनाना पड़ेगा। अब भी नहीं समझा? तो जब इस तरह की फोटो बनाओगे तब जाके हल होंगे, अथवा हल नहीं होंगे। तो पहला नियम क्या है? त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों में बराबर रूप के त्रिकोणमितीय पद बना लें। लिखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों में बराबर रूप के त्रिकोणमितीय पद बना लेते हैं। दोनों पक्षों में बराबर रूप के, दोनों पक्षों में बराबर रूप के त्रिकोणमितीय पद बना लेते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों में बराबर रूप के त्रिकोणमितीय पद बना लेते हैं, जिसके 3 रूप होते हैं। रूप को इंग्लिश में फेस लिख सकते हैं या फॉर्म लिख सकते हैं, FORM। अरे त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों में बराबर रूप के त्रिकोणमितीय पद बना लेते हैं। कुछ लोग पता नहीं इधर उधर क्या झांकते रहते हैं कि आपको कानों में सुनाई नहीं देता क्या? मतलब आप लिख ही नहीं पाते हो। जिसके 3 रूप होते हैं, अब वो तीनों रूपों को नोट्स में लिखो। कुछ लोग 100% ये पहले लिख दिए होंगे, जैसे कि तुम लिख,
जिसके 3 रूप होते हैं, तीनों रूप लिखें। अब सुने, इधर एक बार और सुन लें, ध्यान से सुनिएगा। यदि साइन थीटा बराबर 1 लिखा है तो मैं इसको साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 लिखूंगा, अर्थात ये पहला रूप बन गया, वो वाली फोटो बन गई। यदि कास थीटा बराबर 1/2 लिखा है तो कास थीटा बराबर कास 60 लिखूंगा, दूसरा रूप बन गया। नहीं आए समझ। यदि tan थीटा बराबर 1 लिखा है तो मैं इसको tan थीटा बराबर tan 45 या tan पाई बाई 4 लिखूंगा। तो अर्थात जिस तरह का इक्वेशन हो उसी तरह का रूप बना ले। इसके मात्र 3 रूप होते हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब यदि पहला रूप बन जाएगा तो कैसे हल होगा, तो हेडिंग बनाइए, अगले हेडिंग लिखेंगे समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को हल करें। समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को हल कीजिए। समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को हल कीजिए। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से। देखो गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है, लिखा है, दिया गया समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। अब सुनना, तो साइन थीटा माइनस का साइन अल्फा बराबर 0 हो गया। अरे पक्षांतर मार दिया। अब सुनना, ये लिख रहे हो साथ साथ, लिख रहे हो ना साथ साथ, एक छोटी सी बात है। अच्छा, साइन सी माने साइन डी का सूत्र लगा दें। साइन सी माने साइन डी का सूत्र क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस का डी बाई 2। इतना भी कर लीजिए। हाँ भैया लोगों, आपको समझ में नहीं आया क्या? पक्षांतर किया, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा। अच्छा जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे कक्षा 10 में हम लोग गुणनखंडों को हल कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया क्या? ये फार्मूला होता है यार, इसको क्या समझा दूं मैं, कोई नहीं समझा सकता। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है। इधर देखिए, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से देखो, कहीं 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0 लिखा है। थोड़ा सा अलग से हट के मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि इन तीनों का उत्तर क्या है, 100% बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। इसका मतलब 3 व्यक्तियों में से किसी ने एक ने तो 0 दिया। अभी नहीं समझ में आया? किसी 3 व्यक्तियों में से किसी एक ने 0 दिया, तभी तो सब तीनों मिलकर जुड़े हो गए। तो इससे पूछा गया कि आप 0 दिए हो, तो कहे पगला गया क्या, मैं कहाँ 0 दिया हूँ, मैं तो 2 हूँ। इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इससे पूछा गया कि तुम 0 हो क्या, कहा हाँ भैया x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ। फिर सुनना, बीच में या लिखा जाता है, या का मतलब ये 0 होगा ना तो ये भी 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या आया, x बराबर 3। इसका मतलब फीलिंग समझना, जरा दिमाग लगाना, ठीक। इसके मतलब x के कितने उत्तर आए, और अभी तक हम क्या समझते थे कि 2 का 0 तरफ भाग हो गया। 2 का 0 तरफ भाग नहीं हुआ। मैंने यहाँ रीजन क्या है, 2 नॉट इक्वल 0, अर्थात 2 ने 0 होने से मना कर दिया। वो कह रहा मैं 0 नहीं हूँगा, अगले वाले को मना भैया, नहीं समझा। तो मैंने इसको मनाया कि क्या भैया आप 0 हो, कहा हाँ मैं x बराबर 1 में 0 हूँ। अब जरा दिमाग लगाना, यहाँ x बराबर 1 डालूंगा, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ठीक। ये वैल्यू कितनी है, 2, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1 माइनस 3, तो टोटल 0 की नहीं, लेकिन ये 0 नहीं हुआ, लेकिन उत्तर दे के चला गया। अब भी नहीं समझ में। फिर जब मैं x बराबर 2 रखूंगा, जब इसके ऊपर 2 रखूंगा तो देखना यहाँ 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1, लेकिन सॉरी 3 रखूंगा, x की जगह क्या रखूंगा 3, और ये फिर 0 हो गया, तो टोटल उत्तर फिर 0 हो गया। इसका मतलब दोनों उत्तर सही हैं। अब भी नहीं समझ। सेम फील आ रही है कि 2 मना कर देगा 0 होने से, एक बार ये 0 होगा, एक बार, और दोनों 0 होने से समीकरण हल करने का मतलब थीटा का मान ज्ञात करना। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, वहां से थीटा लाऊंगा, एक बार इसको 0 रखूंगा, वहां से थीटा लाऊंगा, और दोनों ही उत्तर थीटा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, जिस तरह इसको सेटिस्फाई कर गए। अब भी नहीं समझ में आएगा समझ में। देखो सुनो, बोलो भाई आगे लिखेंगे जब, अच्छा 2 को तो छोड़ दूं ना, हाँ, जब कास थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0। अब सुनना, अब अच्छे बच्चों की जरूरत है यहाँ पे, बोलो। देखो कास थीटा का मान कब 0,
विषम पाई बाई 2। साइन थीटा का मान कब 0? पूर्णांक पाई। तो कास थीटा का मान कब 0? जल्दी बताओ। विषम पाई बाई 2। विषम का मतलब 2n + 1 पाई बाई 2। दोनों तरफ से कास की दुकान बंद कर दो। नहीं है समझ में? 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, दोनों तरफ से इसकी दुकान बंद करो। समझ आ गया? अर्थात थीटा बराबर कितना आ गया जरा सुनना। थीटा बराबर आया 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना है? 2n + 1 इंटू पाई। तो थीटा बराबर 2n + 1 पाई माइनस का अल्फा। एक उत्तर तो ये हो गया। इसमें कोई पूछे n क्या है तो n क्या है? पूर्णांक। अरे n तो पूर्णांक संख्या है ना, इतना तो मैं पीछे बता चुका हूँ। अच्छा यहाँ समझ में नहीं आया क्या? अरे आज की क्लासें यहीं से शुरुआत किया हूँ कि कास थीटा कहाँ 0 होता है? विषम पाई बाई 2 में। आगे सुन, फिर लिखेंगे जब, सुनो इधर ध्यान से, जब साइन, ये वाला फैक्टर रख रहा हूँ, ये वाला साइन थीटा माइनस का अल्फा बाई 2 बराबर 0। सुनना, ये बेटा समझ में आया कि नहीं है? साइन थीटा कहाँ 0 होता है? पूर्णांक पाई। पूर्णांक पाई का मतलब n पाई। इसका मतलब साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर साइन n पाई में। अब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई। थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई। थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। अब जरा सुनिए, यहाँ भी लिख देंगे जहाँ n बिलोंग, जहाँ n बिलोंग इंटेजर। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनें, पहले लिख लें सब लोग। मैं अभी 5 मिनट का आज मैं समय लूँगा अभी आपसे, क्योंकि इस बैच में मैं थोड़ा सा पहले पढ़ाना लिखता हूँ 4 बजे से, तो बैच में समय रहता है। एक्चुअल जो आपकी कोचिंग है ना थोड़ा सा आगे, उसको थोड़ा सा बढ़वा लीजिए 5-5 मिनट, क्योंकि देखो भाग के तो पढ़ा नहीं सकते अच्छी चीज़ें। ये आप कैसे कॉपी कर रहे हो यार? ये तो बिल्कुल आसान है, पता नहीं घंटों आप क्या देख रहे हो गया। अच्छा, कास का उत्तर कहाँ 0? विषम पाई बाई 2। विषम का मतलब 2n + 1 पाई बाई 2। हाँ, साइन का उत्तर कहाँ 0? पूर्णांक पाई। पूर्णांक पाई बोले तो n पाई। क्या दोनों उत्तर सही हैं कि दोनों उत्तर सही नहीं है? दोनों उत्तर सही हैं। ये दोनों उत्तर थीटा के हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, अब ये दोनों उत्तर को एक साथ सम्मिलित करेंगे। जैसे गाँव में शादियाँ होती हैं तो सब्जी में नमक नहीं डाला जाता, तो ये सब्जी है, ये नमक है। और जब नमक और सब्जी मिला देंगे तो सब्जी अच्छी हो जाएगी। तो अब दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, अर्थात इन दोनों को, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इन दोनों को मैं एक साथ मिला दिया हूँ, यहाँ भरूंगा। थीटा बराबर लिखना नहीं अभी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा। एक ही चीज़ लिखी, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो जहाँ n बिलोंग z, मेरे कहने का मतलब क्या है कि दो अलग अलग सूत्र लगाने के बजाय एक ही सूत्र लगा दो, दोनों इसी के अंदर घुसे। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो दिख जाएंगे, जैसे मैं बोलूँगा दिख जाए। बेटा इसको नहीं लिखना अभी, लिख लिए क्या? इसको लिख लिए? हाँ, तो रुक जाना, इधर देखना। ये कौन सी संख्या है? विषम पाई माइनस अल्फा। और ये 2n, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये 2n कौन सी संख्या है? सम पाई प्लस अल्फा, विषम पाई माइनस अल्फा। इसमें दोनों घुसे हैं, जरा दिमाग लगाना। ठीक, n किसको बिलोंग करता है? n किसको? पूर्णांक को। पूर्णांक का मतलब 0 भी। तो n बराबर देखो, मैं 0 रख के दिखाता हूँ आपको। तो थीटा बराबर 0 पाई माइनस 1 की पावर 0 इंटू अल्फा। वो कैमरा देख लूँ आ रहा है इधर कि नहीं आ रहा? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना। किसी के ऊपर डिग्री 0 लगी हुई, वैल्यू +1 होती है, अर्थात ये थीटा बराबर 0 पाई प्लस अल्फा। आपको जान के अच्छा लगेगा, 0 एक सम संख्या होती है। इसका मतलब उत्तर क्या है? सम पाई प्लस अल्फा। देखो, सम पाई प्लस अल्फा नहीं दिखा, आ गया। अब n बराबर 1 रख के दिखाता हूँ। जैसे n बराबर 1 रखूंगा तो थीटा बराबर यहाँ क्या आएगा?
1 पाई, सुनना यहाँ इसके ऊपर 1 चढ़ाऊंगा, 1 चढ़ाऊंगा तो -1 की पावर 1 -1 अर्थात माइनस अल्फा। सुनना विषम पाई माइनस अल्फा, वो देखो नहीं दिख रहा, इसका मतलब सब्जी और नमक को मिला दिए, और जब सब्जी और नमक मिलाएंगे तब निमंत्रण वाला हमारा जो मेहमान होगा संतुष्ट हो जाएगा, क्या सब्जी बहुत अच्छी है, नहीं आया समझ, केवल इसको भर देंगे कि सब्जी दी नमक नहीं डाला, नमक दे देंगे, ये सब्जी नहीं दी, तो इन दोनों को मिला के चल भैया सब्जी नमक मिल गए, अर्थात वो संतुष्ट हो गया, अर्थात इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, अर्थात सब्जी भी ले लिया, नमक भी ले लिया, अब भी नहीं फील आई। तो दो अलग अलग उत्तर देने के बजाय ये दे दें, क्योंकि इसमें तो दोनों घुसे हैं। अरे नहीं समझ में आ गया, समझ आ गया। अच्छा देखिए जरा, अच्छा 2 रख के देखते हैं, यहाँ 2 रख के देखिए, तो यहाँ 2 का मतलब प्लस आ गया, तो इसका मतलब 2 पाई प्लस अल्फा, 2 का मतलब सम पाई प्लस अल्फा। 3 रख के दिखाता हूँ, 3, तो यहाँ 3 यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस अल्फा अर्थात विषम पाई माइनस अल्फा। 4 रखूंगा तो सम पाई प्लस अल्फा, 5 रखूंगा विषम पाई माइनस अल्फा, 6 रखूंगा सम पाई प्लस अल्फा, अरे 7 रखूंगा तो विषम पाई माइनस अल्फा, 8 सम पाई प्लस अल्फा, 9 विषम पाई माइनस अल्फा। क्या बारी बारी से खुल रहे हैं? अर्थात इन दोनों थीटा के मानों को एक साथ भरा जा सकता है। लिखेंगे थीटा के, मजा ही कि नहीं, लिखेंगे थीटा के दोनों मानों को, थीटा के दोनों मानों को, थीटा के दोनों मानों को एक साथ लिखा जा सकता है, थीटा के दोनों मानों को एक साथ लिखा जा सकता है, थीटा के दोनों मानों को एक साथ लिखा जा सकता है। उसके बाद ये थीटा लिख दीजिए भाई, अरे वो थीटा लिख दीजिए जो सूत्र है, लिख गया। अब सुनिए इस सूत्र में n क्या है, n बिलोंग होल नंबर नहीं इंटेजर है, सेट है नंबर, सेट ऑफ इंटेजर नंबर, ठीक है ना, n बिलोंग z। अब जरा ध्यान से सुनो, इसका मतलब जब भी ऐसा सवाल आए, क्या आप सुन रहे हो, जब भी सवाल आए तो उत्तर देने के 2 तरीके हैं, या फिर 2 अलग अलग उत्तर दूं या फिर एक साथ ये उत्तर दूं। इसमें यदि रख दूंगा थीटा अल्फा का मान तो एक ही उत्तर देना पड़ेगा, और इसमें रखूंगा तो 2 अलग अलग सजाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब हम किए क्या कि पत्तल में सब्जी अलग कर दिए, नमक अलग कर दिए, इसमें क्या दोनों को मिला के दे दिए। अब भी नहीं समझे, काम वही हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे, बाकी के रूप कल बताऊंगा। क्या हो गया बराबर? हाँ एक क्वेश्चन लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 का व्यापक हल ज्ञात करें। व्यापक हल बताइए। साइन थीटा बराबर 1/2 का व्यापक हल बताइए। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह सुनना, मजा आ जाएगी आपको। ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलूँ क्या सुनना। तो साइन थीटा बराबर, सबसे पहले इसको साइन में बनाऊंगा, तो साइन π/6, π/6 का मतलब 30 अंश। अब बताइए कौन सा रूप बन गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का रूप बना कि नहीं बना? अरे आप कहाँ सो रहे हो क्या? ये साइन थीटा बाई 1/2, इधर साइन ही तो बनाऊंगा, तो पहला रूप बना कि नहीं बना, अर्थात अल्फा की जगह π/6, और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का सूत्र, हाँ क्या होता है सूत्र, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर इंटू अल्फा, अतः थीटा बराबर, अब बताओ यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह π/6। आंसर खत्म, क्वेश्चन नहीं आया समझ। अब इसकी फोटो दिखा देता हूँ, हाँ चलो लगाओ। नहीं समझ में आया, आ गया। अच्छा इसमें 2 बार फार्मूला लगाना पड़ता, 2 अलग अलग फार्मूले लगाने पड़ते, एक साथ लगा दिए क्योंकि एक ही बात। अब जरा सुनना, मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट और समय लूँगा भाई। देखिए इतना मेहनत किए हैं, ख़राब हो जाए 2-4 मिनट में क्या फ़ायदा यार, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। समझ में नहीं आया क्या? कुल मिला के जब भी साइन थीटा बा साइन अल्फा का फोटो दिखे तब ये सूत्र लगाएं। अल्फा का मतलब राइट हैंड साइड का कोण, थीटा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कोण, जिसको ज्ञात करना है। अब भी नहीं समझ में आगे, जरा सुनिए, मैं अब इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्राफ देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा ग्राफ, ठीक। ये ग्राफ हो गया साइन का, पता है कि नहीं? तो एक बार ऊंचाई चढ़ते समय मिलेगी, अरे 1/2, और एक बार ऊंचाई, अर्थात ये हाइट 1/2 वाली,
तो देखो एक बार यहाँ उत्तर देगा, एक बार यहाँ देगा, फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ देगा। अरे क्लियर हूँ? इस तरह आगे देता रहेगा। तो पहला उत्तर π/6। इसका मतलब जिस दिन यहाँ n बराबर 0 डालूंगा, खोपड़ी लगा ना भाई, जिस दिन यहाँ n बराबर 0 डाला और आगे का उत्तर का मतलब n पॉजिटिव डालना, अब पीछे के कटान बिंदु का मतलब नेगेटिव डालना। तो n बराबर जिस दिन 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, बोलो। और ये 0 का मतलब घात 1 हो गई, थीटा बराबर π/6 आया है, अर्थात π/6 में ऊंचाई 1/2 होती है, अर्थात ये जो ऊंचाई है वो कितनी है ऊंचाई है 1/2 सब जगह की। अच्छा अगला देखें, n बराबर 1 डालें, 1 डालूंगा तो पाई और ये पाई यहाँ माइनस नहीं है समझ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, लग गया विषम पाई माइनस अल्फा। अर्थात जरा इसको हल करो, 6 में पाई गया 5π/6, 100% ये वाला पॉइंट 5π/6 है। अब भी आपको समझ में नहीं आया, आगे समझ नहीं आया समझ, क्योंकि एक बार ऊंचाई, ये ग्राफ टॉप ऊंचाई, टॉप हाइट कितनी है, अरे सबसे बड़ी हाइट 1, तो जब 1 तक चढ़ा होगा तब ऊंचाई 1/2 नहीं देगा, और तो जब 1 से उतरा होगा तब 1/2 नहीं देगा, अर्थात 2 जगह दे दिया। अब एक बार यहाँ देगा ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई कैसे मिलेगी, n बराबर 2 रख भाई, n बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ 2π नहीं है समझ, n बराबर 2π और यहाँ 2 रखूंगा तो प्लस का मतलब π/6, 6 दूनी 12, 1 अर्थात 100% ये वाला बिंदु 13π/6 है, नहीं है समझ। n बराबर 3 रखूंगे तो ये चमक जाएगा, इसका मतलब क्या, इसके सारे आंसर इसी के अंदर घुसे हैं। लेकिन यदि ये नहीं लिखे, नहीं समझ में आया तो सामने वाले को फील नहीं आएगी कि n क्या। इसका मतलब यहाँ n का मान रखो, ध्यान से सुनना, यहाँ n का मान रखो बारी बारी से। यार कोई तकलीफ में है क्या यार, n का मान बारी बारी से यहाँ रखो, थीटा के ढेर सारे मान मिलते जाएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो व्यापक हल का मतलब होता है अनंत हल। अब मैं कहाँ तक दूंगा, तो उत्तर n में दूंगा। n कहाँ से आया, इतनी बड़ी थ्योरी समझाया, समझ में आ गया। बाकी की क्लास कल देख।